जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं वो टॉपिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और तो और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमेशा न्यूज में रहेगा। जिस रूप में हम पढ़ रहे हैं या तो उस रूप में रहेगा या किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा, मतलब मिलता जुलता रूप आपको ये हमेशा न्यूज में मिलेगा ही मिलेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। शून्य बजट प्राकृतिक खेती। कुछ चीज़ों से आपको ये हो सकता है कि इसको जानते ना हो आप, लेकिन आपको लगे कि हाँ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने पढ़ा है वही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी हम चर्चा करेंगे, हरित क्रांति पर भी चर्चा करेंगे, उसके क्या दोष थे, जो आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगला चरण है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखिए करंट न्यूज में क्यों है, करंट न्यूज में इस वजह से है क्योंकि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और बाकी भी कुछ संगठन, उन्होंने आगाह किया है कि पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उसको चेंज करके यहाँ तक मत पहुँचिए। भारत सरकार को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, कुछ अध्ययन किए गए हैं और उसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि चरणबद्ध तरीके से तो ठीक है, कुछ एरिया में ठीक है, जैसे सिक्किम जैसा स्टेट जो कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में वो बना है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम इंडिया का। वहाँ पर क्या है, रासायनिक खेती नहीं होती, केवल और केवल जैविक खेती होती है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने ये आगाह किया है कि पूरी तरीके से अगर आप इस पर चले गए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने करने लगे तो दो समस्याएं हैं। पहला, उसमें जो इनपुट लग रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। उस खेती को करने के लिए, जैसे रासायनिक खेती करने के लिए आपको रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती है, यूरिया की, DAP की, इनकी सब की। तो अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो स्मॉल लेवल पर तो ठीक है, सिक्किम क्या है, छोटा सा राज्य है, इस उसकी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ पर आप इनपुट दे सकते हैं या वो प्रोड्यूस करें खुद ही। लेकिन अगर आप लार्ज लेवल पर देखेंगे तो अगर आपने रासायनिक खेती छोड़ी, इनऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ी, हरित क्रांति को आपने पूरी तरीके से नकारा, तो कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा आपकी खतरे में पड़ जाएगी। इसी चीज को, इसी रिपोर्ट के संदर्भ में इस खेती का, इस एग्रीकल्चर प्रणाली का जो है जिक्र होता है, जो अभी करंट में चल रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, फिर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फार्मिंग से किस तरीके से भिन्न है। तो जब आप देखेंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तभी उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये बाकी खेतियों से भिन्न क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भारत में किसने शुरू की, एक महाराष्ट्र के किसान हैं शायद, ये सुभाष पालेकर, इनके द्वारा ये शुरुआत की गई। वर्ल्ड लेवल पर कहाँ से ये शुरुआत हुई, जापान से। जापान के एक किसान भी थे, दार्शनिक भी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उनका नाम ना तो मुझे याद है ना आपको याद रखने की जरूरत है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, भारत के लिए जान लिए, यही अच्छी बात है। कब किसी एग्रीकल्चर सिस्टम को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलेंगे, उसके लिए चार पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ये चारों पिलर, ये चारों एलिमेंट जिस एग्रीकल्चर सिस्टम में मौजूद होंगे, उस एग्रीकल्चर सिस्टम को हम लोग बोलेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक, तो कौन कौन से पिलर हैं। पहला पिलर है बीजामृत,
बीजामृत। दूसरा है जीवामृत। तीसरा है मल्चिंग। हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, मल्चिंग। ठीक है। और तीसरी और चौथी बात क्या है, वो फासा। और फासा, ये चार पिलर होते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। इसका मतलब क्या है, बीजामृत का क्या मतलब है? गाय के गोबर एंड गोमूत्र से बीजों का उपचार किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, कीड़े उसमें ना पड़े। जीवामृत में क्या होता है, यही चीज लिया जाएगा, बस इसका क्या बना दिया जाएगा, रासायनिक घोल। इससे क्या किया जाएगा, खेत में छिड़काव। जैसे हम कीटनाशक छिड़का छिड़काव करते हैं ना, तो कीटनाशक की जगह इसका छिड़काव किया जाएगा। मल्चिंग, मल्चिंग का क्या मतलब है? मल्चिंग का ये मतलब है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, या पेड़ों की सूखी पत्तियां, या जो सड़े गले जो है तने और पेड़ पौधे हैं, उनको क्या करना, खाद के रूप में समय के साथ वो क्या हो जाते हैं, अब जैविक अपघटन होता है, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मल्चिंग में क्या करते हैं, जीवों के जैविक अपघटन, जीवों यहाँ पर पौधों, पत्तियों, जैविक अपघटन, और साथ में एक किसान का मित्र जिसे कहा जाता है केंचुआ, का इस्तेमाल किया जाता है। देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसी अपघटन की वृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे अपघटन तेजी से होता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या क्लाइमेट को बढ़ावा देना मिट्टी में, यह है मल्चिंग। वफासा में क्या है, जैसे हम लोग खेत में जुताई करते हैं, जुताई क्यों करते हैं, ताकि उसकी लेयर्स आपस में क्या हो जाएं, मिल जाएं, और नीचे की लेयर जब ऊपर आएगी, खेत जब पूरा खाली पड़ा रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वायु का जो अंदर प्रवेश है वो अच्छे से हो पाएगा। इसी वजह से हम जुताई करते हैं। तो वायु का मिश्रण, इसके लिए वफासा टेक्निक, ये ठीक वैसे ही जैसे जुताई। ठीक, अगर ज़्यादा जुताई ज़्यादा गहरे में होती है तो उससे क्या होता है, मृदा का ह्रास होता है, लेयर्स का। लेकिन वफासा में क्या है, ज़्यादा गहरे जुताई नहीं करते, ठीक उतने ही लेवल तक करते हैं जितने तक हमें क्या हो, ज़रूरत पड़े। और ये जुताई भी स्मॉल लेवल पर होती है, इसमें किसी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ट्रैक्टर को वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, जीरो बजट। जीरो बजट का क्या मतलब है, इसमें बाहर से हम कुछ भी इनपुट नहीं लाते, जो हमारे पास है बस उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए ये चार पिलर ध्यान रखिएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ये चार पिलर हैं। अब इन चार के अलावा और कौन कौन से घटक हो सकते हैं, ये चार तो मस्ट हैं, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ZBNF में शामिल महत्वपूर्ण कुछ और चीजें जो हम ZBNF में करते हैं। पहला, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग समझ रहे हैं? इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये हुआ कि एक साथ
तो फसलों को उगाना। जैसे गांव में जाएंगे तो देखेंगे आलू के साथ मटर लगा लिए, गेहूं के साथ सरसों लगा लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को क्या करना, एक साथ उनका खेती करना। ये साइंटिफिक टर्म मत याद रखिएगा, अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अगर आप देख रहे हैं गांव घर भारत को अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं कि भारत गांव में बसता है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक साथ दो फसलों को उगाना, इंटरक्रॉपिंग है। दूसरी बात, खेतों के बीच में कतार या मेड़ बनाना। इससे क्या होता है, वर्षा जल का संचयन होता है। ठीक। तीसरी बात, केंचुआ की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा देना। उनको मारना नहीं, केचुए को कहा भी गया है किसान का मित्र, क्योंकि ये जो क्या करते हैं, मिट्टी में उर्वरता की मात्रा बढ़ा देते हैं, मिट्टी ही खाते हैं और मिट्टी का ही निर्गमन करते हैं। ठीक, भुरभुरी बना देते हैं उसको। और चौथी बात, देशी गाय के गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल करना। ये इसके कुछ सिद्धांत हैं, ये भी जो है ZBNF में शामिल किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये सब है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके लाभ क्या हैं, किस वजह से हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो ZBNF के लाभ, आपको एक चीज़ और बता दें, ZBNF का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है भारत के द्वारा, इसका नाम कर दिया गया है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, BPKP, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ये नाम भी कर दिया गया है, ZBNF को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और एक चीज यहां पर लिख लीजिए कि इसको भारतीय परंपरागत कृषि योजना में शामिल कर लिया गया है। ये भारतीय कृषि परंपरागत योजना कितने वर्ष के लिए चल रही है, 6 वर्ष के लिए। कब से कब तक, 2019 से लेकर के 2025 तक। किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये योजना चल रही है। ठीक है, मेन काम क्या है कि रासायनिक उर्वरकों की मांग को कम करना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है, तो इसमें भी इसको शामिल कर लिया गया है। स्वाभाविक सी बात है, जब इसमें शामिल कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से, प्रोत्साहन मिलेगा। तो लाभ पहले देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। पहला लाभ क्या है कि कृषि उपज में सुधार एवं किसानों की आय किसानों की आय बढ़ क्यों रही है, बढ़ इस वजह से रही है क्योंकि उनको खर्चा कम करना पड़ रहा है। पता चला वो रासायनिक
खाद डाल करके उत्पादन अच्छा किए और प्राकृतिक आपदा आ गई, उनका इनपुट कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कम से कम प्राकृतिक आपदा आएगी तो आपका लगा भी तो कुछ नहीं है, आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। इस वजह से अच्छा, कृषि उपज में सुधार आपको ये ध्यान में रखना है कि गुणवत्ता में सुधार, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होता तो हम इसको क्यों हतोत्साहित करते, क्यों हम ये कहते हैं कि इससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि प्रोडक्शन में, उत्पादन में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहेगा। जब उसकी मिट्टी की उर्वरता पहले तो 1-2 सालों में अच्छी है तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरता में कमी आएगी और उपज में आपके क्या हो जाएगा, उत्पादन में गिरावट आएगा। ठीक। दूसरी बात, उत्पादन की लागत कम और रासायनिक उर्वरक की मांग में कमी, मांग में कमी। तीसरी बात, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमें बाह्य इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटर्नल जो इनपुट्स होते हैं, खाद हुआ, ट्रैक्टर से जुताई हुई, वो सब जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, जब ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पर्यावरणीय संरक्षण की बात होगी और मृदा का स्वास्थ्य वो अच्छा रहेगा, उसमें सुधार की बात होगी। और चौथी बात, ये इन सब का मेन क्या है कि देशी गाय के गोबर से और उसके गोमूत्र से ही सब चीज का उपचार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, स्थानीय पशुधन की संधारणीयता और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये दूसरी बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है। अभी फिलहाल 11 से 12 राज्यों में इसकी खेती की जा रही है, प्रचलित है ये। और तो और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 2027 तक संपूर्ण कृषि में ZBNF का लक्ष्य रखा है, मतलब पूरी की पूरी कृषि उस राज्य में क्या होगी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके इश्यूज, क्या क्या मुद्दे हैं इससे संबंधित। पहला मुद्दा तो यही है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, क्या, जीरो बजट। अगर आप गाय पालेंगे तो क्या उसको खिलाएंगे नहीं, या गाय खरीद कर लाएंगे तो उसमें लागत नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो ये मुद्दा है कि जीरो बजट ये कैसे है, कुछ ना कुछ तो लागत होगी ही ना। आप वित्तीय लागत नहीं देख रहे हैं, सामाजिक लागत देखिए। किसान का या घर परिवार के लोग वहां पर काम करेंगे तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ मजदूरी होगी। आप उसको हिडन कास्ट को, कहने का ये मतलब है कि आप डायरेक्ट कास्ट तो नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ हिडन कास्ट है, तो जीरो बजट इसको मत कहिए। इससे अच्छा क्या कहिए, भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति, वो ज़्यादा सही नाम है बजाय जीरो बजट कहने के। ये पहला इशू है, ठीक है। दूसरा इशू क्या है, इससे उत्पादन में उतार चढ़ाव, अच्छा उत्पादन नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा हमेशा संकट में रहेगी। और अभी क्या है, भारत के पास एक तो पॉपुलेशन में नंबर 1 आ गए हैं, ठीक है। तो SDG, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको जीरो हंगर का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा को खतरे में नहीं डालनी है। खाद्य सुरक्षा के लिए तो हम WTO में लड़ रहे हैं खाद्य सब्सिडी के नाम पर, उसका पीस क्लॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया भी था।
WTO और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज का विवाद ही इसी मुद्दे पर है, सब्सिडी के मुद्दे पर। तो सब कुछ हम किस लिए लड़ रहे हैं? खाद्य सुरक्षा के नाम पर। और खाद्य सुरक्षा ही हमारी क्या हो जाएगी? खतरे में पड़ जाएगी। तो ये दूसरा बात है। तीसरी बात कि आप श्रम लागत को नहीं देख रहे हैं। श्रम लागत का क्या मतलब है? जो भी वहां पर काम करेंगे, जो लोग, आप मशीनों से काम नहीं करेंगे, लोगों से काम करेंगे, व्यक्ति वहां पर काम करेंगे, तो उनकी लागत भी तो जोड़िए। वो लागत नहीं जोड़ रहे हैं। ये ठीक वही पॉइंट है जो यहाँ पर है कि आप हिडन कॉस्ट नहीं जोड़ रहे हैं। तो श्रम लागत यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल नहीं है। अगर पूछा जाए क्यों, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मशीनों का शून्य इस्तेमाल के कारण या शून्य उपयोग के कारण। ठीक। चौथी बात, चौथी बात आपको क्या ध्यान में रखना है? देशी गाय की अनिवार्यता। अनिवार्यता क्यों? क्योंकि ये जो स्थानीय गाय है, इंडिजिनस जो नस्ल है, वो क्या है कि ये देशी ऐसे होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इस वजह से है क्योंकि इनके गोबर में सूक्ष्म जीवों की अधिकता ज्यादा होती है। कहने का ये मतलब है कि क्वालिटी अच्छी होती है। इस वजह से जो अपघटन की दर है वो बढ़ जाती है। जैविक स्तर उनका क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से अब ये भी क्या है? इशू है। आजकल क्या कर रहे हैं? दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने के लिए हम हाइब्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जर्सी गायें। क्यों? क्योंकि दूध ज़्यादा चाहिए। दूध की डिमांड दो स्तर पर है। एक तो ये कि आपको एक्सपोर्ट करना है, और दूसरी बात क्या है कि आपकी जनसंख्या की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इससे संबंधित क्या है? इश्यूज हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंस। कौन कौन से डिफरेंस? एक तो देखते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरा रासायनिक खेती, जिसको आप इनऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। रासायनिक खेती, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। जो खाद्य सुरक्षा के लिए जिसके लिए हरित क्रांति चली, वो क्या है? रासायनिक खेती। तो इसमें क्या कर रहे हैं? वाह्य इनपुट का खूब इस्तेमाल, और कभी कभार तो जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। जैसे वाह्य इनपुट्स कौन से हुए? खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक। यहां पर क्या है? लिमिटेड एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। खाद या रासायनिक खाद नहीं ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं? जो कंपोस्ट खाद होती है। केंचुए से संबंधित जो खाद बन रही है वो, वहां पर क्या है? केंचुआ पाला जा रहा खेत में। यहाँ पर क्या है? केंचुआ पाला नहीं जा रहा, केंचुआ की अलग ब्रीडिंग चल रही है। वहां वहां पर क्या किया जा रहा है? वो खाद बना रहे हैं केंचुआ, फिर उस खाद को डाला जा रहा है। तो केंचुए खाद से संबंधित। तो क्या है? यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि जीरो है, लेकिन यहाँ पर जीरो एक्सटर्नल इनपुट, ये आपको ध्यान में रखना। कुछ भी बाहर से लेना ही नहीं है। ठीक है,
दूसरी बात, अगर इनके बीजों की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय बीज, जो घर में बीज हैं वही, जो लोकल लेवल पर उपजाए फसल से बीज हैं वही, यहाँ पर जैविक प्रमाणित बीज इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर भी प्रमाणित बीज, साथ में साथ यहाँ पर हाइब्रिड बीज की बात की जाएगी, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और तो और उससे बढ़ करके आपने नाम सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की बात भी यहाँ पर की जाएगी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की भी इस्तेमाल, जैसे जेनेटिकली बीटी कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजाल है, बैगन। ठीक, अभी तो कपास की ही खेती की जा रही है, लेकिन सरसों की भी धीरे धीरे मुद्दे पर आ रही है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो यहाँ पर उत्पादन सबसे कम है लोकल लेवल पर, घर के खाने के लिए हो जाए वह बहुत है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा। तो हमें इन तीनों चीज़ों से, कहानी से क्या मतलब समझ में आ रहा है? समझ में ये आना चाहिए कि पर्यावरण, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य, इनके लिए कौन जरूरी है? ZBNF। वो ना कर पाए तो कौन जरूरी है? ये। लेकिन ये किसके लिए जरूरी है? खाद्य सुरक्षा के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो गया, अब हम सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और वो कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, पानी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा लग रहा है, खाद सबसे ज़्यादा लग रही है, कीटनाशक सबसे ज़्यादा लग रहा है। वहाँ पर कीटनाशक गाय के गोबर और गोमूत्र से ही बन रहा है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रासायनिक उर्वरक लग रहा है, रासायनिक कीटनाशक लग रहा है। स्वास्थ्य समस्याएं भी यहीं से खड़ी हो रही हैं, पर्यावरण का प्रदूषण भी यहीं से हो रहा है। तो हमें दोनों में क्या करना पड़ेगा? चेक एंड बैलेंस। जहाँ पर हो सके कुछ लेवल पर हमें खाद्य सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना है, इनऑर्गेनिक खेती को ही वो करना है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होने चाहिए जहाँ पर धीरे धीरे इनको क्या किया जाए? प्रमोशन मिले। ठीक है, सभी को बीमार करने से अच्छा है कि कुछ लोगों को बीमार किया जाए। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।